हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं और आज के सेशन के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। आज के सेशन में आपको क्वेश्चन तो कराएंगे, साथ ही आपको व्याख्या भी कराने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, साथ ही आपको आसपास से बनने वाले क्वेश्चन भी मिलने वाले। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते हुए चलेगा। जितना आप क्लास में धैर्य बनाए रखोगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में भी आने वाला है। तो चलिए कम समय में बेहतर रिवीजन के लिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, केवल शहरी अस्पतालों को सहायता देना, उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना, दवाइयों का निर्यात करना। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाते चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पीएचसी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना है। यह प्राथमिक स्तर पर बीमारियों की रोकथाम, उपचार और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में भी मदद करता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक उपचार का प्रथम सिद्धांत क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, तुरंत डॉक्टर को बुलाना, रोगी की स्थिति का आकलन करना, अस्पताल पहुंचाना या दवा खरीदना। आपको बताना है कि प्राथमिक उपचार का प्रथम सिद्धांत क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रोगी की स्थिति का आकलन करना। ये प्राथमिक उपचार का प्रथम सिद्धांत है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्राथमिक उपचार में सबसे पहले रोगी या घायल व्यक्ति की स्थिति का आकलन करना आवश्यक है ताकि सही उपचार किया जा सके। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, 5,000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 से 30,000 लोग या 1,00,000 लोग। आपको यहाँ बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या के लिए स्थापित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 20,000 से 30,000 लोग पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 20,000 लोगों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहाड़ी या आदिवासी या दुर्गम क्षेत्र में 20,000 की आबादी पर और मैदानी क्षेत्र में 30,000 की आबादी पर ये यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। पर कहीं कहीं आपको 30,000 देखने को मिलने वाला है। अगर आपको ऑप्शन में 30,000 देखने को मिले तो भी आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारत में एक पीएचसी लगभग 20,000 से 30,000 लोगों की आबादी को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, घाव पर मलहम लगाना, तुरंत कपड़ा बांधना, जली हुई जगह पर ठंडा पानी डालना या रोगी को दौड़ाना। आपको यहाँ पर बताना है कि जलने की स्थिति में सबसे पहला क्या करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन घाव पर मलहम लगाना, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तुरंत कपड़ा बांधना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और रोगी को दौड़ाना, ये सबसे गलत बात होती है, रोगी को दौड़ाना, इससे आग फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जली हुई जगह पर ठंडा पानी डालना। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जलने पर सबसे पहले ठंडे पानी से धोना चाहिए ताकि जलन और उत्तक होने वाली क्षति कम की जा सके। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ पर नहीं दिया गया तो इसे ध्यान से देखते ही चलेगा। ऑप्शन में दिया गया, प्रसूति सेवा, टीकाकरण सेवा, जटिल हृदय शल्य चिकित्सा, संक्रामक रोगों का उपचार। आपको बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जटिल हृदय शल्य चिकित्सा, ये सेवा उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पीएचसी बुनियादी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन जटिल सर्जरी जैसे सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं होती है। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, अंडे की जर्दी में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। ऑप्शन में आपको दिया गया है, विटामिन सी, प्रोटीन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट। आपको यहाँ पर बताना है कि अंडे की जर्दी में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। ये अंडे की जर्दी में मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अंडे की जर्दी वसा, कोलेस्ट्रॉल और वसा यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन मुख्यतः अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। विटामिनों से भी आपके खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, और यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन भी पूछे जाते हैं। तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? आपको बताना है कि दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, केसीन प्रोटीन। ये दूध में मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दूध में लगभग 80% प्रोटीन केसीन होती है, जो कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य संरक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि खाद्य संरक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सबसे प्राचीन विधि है यहाँ पर ड्राइंग करना, यानी कि सुखाना। ये सबसे प्राचीन विधि है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सुखाना सबसे पुरानी विधि है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें नमी को हटाकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकी जाती है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा रेशा प्रोटीन फाइबर कहलाता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ पर बताने कि कौन सा रेशा प्रोटीन फाइबर कहलाता है, कॉटन, सिल्क, नायलॉन या पॉलिएस्टर। आपको जल्दी से अपना आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सिल्क। यहाँ पर हमारा प्रोटीन फाइबर रेशा है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशम और ऊन दोनों प्रोटीन आधारित रेशे हैं। अगर रेशम की जगह आपको ऊन भी ऑप्शन में दे दे तो वो भी आंसर आपका सही होगा। ये दोनों ही प्रोटीन पर आधारित रेशे हैं, जबकि कपास सेलुलोज आधारित और नायलॉन पॉलिएस्टर सिंथेटिक रेशे हैं। कपास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कैसा रेशा है? तो सेलुलोज पर आधारित रेशा है। वही नायलॉन और पॉलिएस्टर सिंथेटिक रेशे है। इनसे भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे के भाषा विकास में सबसे पहले कौन सा चरण आता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, बैबलिंग, क्राइंग, सिंगल वर्ड स्पीच या 2 वर्ड सेंटेंस। आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चे के भाषा विकास में सबसे पहले कौन सा चरण आता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सबसे पहला चरण आता है क्राइंग। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जन्म के बाद सबसे पहले रोना यानी कि क्राइंग भाषा विकास की शुरुआत है। इसके बाद बैबलिंग, सिंगल वर्ड, 2 वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन आता है। तो ये यहाँ पर क्रम में भी लगाने को आपसे पूछा जाता है। तो पहले क्राइंग आएगा, फिर बैबलिंग आएगा, फिर सिंगल वर्ड आएगा, फिर 2 वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन आएगा। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। इस प्रकार आपसे सीक्वेंस में पूछने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास में आपको हमारी वीडियो स्लो लगती है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी क्लास को देख सकते हैं, लेकिन क्लास को आपको पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। हम चाहते हैं आप जितना हो सके इस क्लास का फायदा उठाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, समाज में सुधार लाना, किसानों को केवल कृषि तकनीक सिखाना, केवल महिलाओं को शिक्षित करना या ग्रामीण लोगों को शहरी क्षेत्र में लाना। आपको यहाँ पर बताना है कि एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा, समाज में सुधार लाना। ये एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें नई तकनीक, ज्ञान और व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य मनोसामाजिक संकट क्या है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ये क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप नोट करते ही चलेगा। आपको बताने कि एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य मनोसामाजिक संकट क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये यहाँ पर किशोरावस्था का मुख्य मनोसामाजिक संकट है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या से। महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में हम यहाँ पर समझते चलेंगे। किशोरावस्था में बच्चा मैं कौन हूँ का उत्तर खोजता है। यदि वह पहचान बना पाता है तो आइडेंटिटी विकसित होती है, अन्यथा रोल कन्फ्यूजन होता है। ये भी आप नोट करते हैं चलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपके यहाँ पर सभी व्याख्या से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, तो व्याख्या को आप ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, रेयन किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देख कपास, सेल्यूलोज, रेशम या ऊन। आपको बताना है कि रेयन किससे प्राप्त किया जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम रेयन की बात करें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिएगा। यह प्राकृतिक सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है किससे बनाया जाता है तो सेल्यूलोज से बनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, प्रबंधन इनके मैनेजमेंट का कौन सा कार्य भविष्य की योजनाओं का निर्माण करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए नियंत्रण, संगठन, योजना बनाना या निर्देशन। आपको बताना है कि प्रबंधन का कौन सा कार्य भविष्य को योजनाओं का निर्माण करता है, यानी कि भविष्य की योजनाओं का निर्माण करता है। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, ये भविष्य की योजनाओं का निर्माण करता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्लानिंग प्रबंधन का प्रथम कार्य है जिसमें भविष्य के लिए लक्ष्य और रणनीतियां निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन। आपको यहाँ पर बताना है कि ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में क्लोरीन छोड़ते हैं जो ओजोन परत को तोड़ता है। ये भी आप नोट करते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, कपास के रेशे किस प्रकार के रेशों में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, सिंथेटिक रेशा या खनिज रेशा। आपको यहाँ पर बताना है कि कपास के रेशे किस प्रकार के रेशों में आते हैं। तो कपास के रेशे एक प्राकृतिक रेशों में आते हैं। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपास एक प्राकृतिक रेशा है जो बीज से प्राप्त होता है। इसे सेलुलोजिक फाइबर भी कहा जाता है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में संरक्षण की संकल्पना विकसित करता है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन में दिया गया संवेदी मोटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और पियाजे की चारों ही अवस्था इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा क्योंकि इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पियाजे से देखने को जरूर मिलने वाला है आपके एग्जाम में। तो पियाजे को आप इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा और ध्यान से यहाँ पर पढ़ते ही चलेगा। आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में संरक्षण की संकल्पना विकसित करता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा यहाँ पर संरक्षण की संकल्पना विकसित करता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा वस्तुओं का स्थायित्व और संरक्षण की समझ विकसित करता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, गृह प्रबंधन का मुख्य तत्व कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें संसाधन और निर्णय, केवल समय, केवल धन, केवल ऊर्जा। जहाँ पर आपको केवल नजर आए, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पर निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन हम काट देंगे। तो ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही होगा, संसाधन और निर्णय। ये हमारा गृह प्रबंधन का मुख्य तत्व है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह प्रबंधन में परिवार उपलब्ध संसाधनों, समय, धन, ऊर्जा, कौशल का उचित उपयोग कर निर्णय लेता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा कि गृह प्रबंधन में परिवार उपलब्ध संसाधनों जैसे यहाँ पर समय, धन, ऊर्जा, कौशल का उचित उपयोग कर निर्णय लेता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19,
मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग में स्रावित होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या अधिवृक्क ग्रंथि। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग में स्रावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यानी कि पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, प्रारंभिक स्वीकर्ता किस प्रकार प्रसार वर्ग में आते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, नव प्रवर्तक, पिछड़े, प्रारंभिक बहुसंख्यक या प्रारंभिक स्वीकर्ता। आपको बताना है कि प्रारंभिक स्वीकर्ता किस प्रसार वर्ग में आते हैं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर प्रारंभिक स्वीकर्ता, यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार प्रक्रिया में प्रारंभिक स्वीकर्ता वे लोग होते हैं जो नए विचारों को नवप्रवर्तकों के बाद जल्दी अपनाते हैं और समाज में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो यहाँ पर हमारा प्राथमिक स्वीकर्ता हमारा आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, बाल विकास का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आपको यहाँ पर बताना कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जॉन वॉटसन, जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर या एरिक एरिक्सन। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जीन पियाजे ने बच्चों के सामाजिक विकास को समझाने हेतु 4 चरणों का सिद्धांत दिया था, जिसमें संवेदी गतिशील यानी कि सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, ठोस संक्रियात्मक जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, वहीं औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं। ये भी आप नोट करते चले। कभी कभी आपको हिंदी ना देकर इंग्लिश में आपको दे देगा इनकी चारों अवस्थाओं को, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आपको याद करते चलना है जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं को। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1976, 1986, 1996, 2006। और ये क्वेश्चन कितने ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ पर बताते चलना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1986 में लागू हुआ था। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें बाद में इसमें 1991, 1993, 2002 और 2019 में संशोधन भी किए गए। तो इसमें संशोधन भी आपसे पूछ लेगा कि कब कब किए गए थे, तो 1991, 93 और 2002 और 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया था। ये भी पॉइंट आप नोट करते हैं चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, बैलेंस डाइट का अर्थ क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देख, केवल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार, शरीर की सभी पोषक आवश्यकता को पूरा करने वाला आहार, केवल प्रोटीन युक्त आहार या केवल विटामिन और खनिजों से युक्त आहार। मैंने आपको पिछली यहाँ पर क्वेश्चन में भी बताया कि जहाँ पर आपको केवल नजर आए वहाँ पे आपका ज़्यादातर क्वेश्चन निगेटिव ही बन जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर केवल, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल प्रोटीन, ये भी गलत हो जाएगा। केवल विटामिन और खनिज, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ में यहाँ पर जाने वाले कि शरीर की सभी पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला आहार यहाँ पर बैलेंस डाइट होता है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संतुलित आहार वह है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा जल उचित अनुपात में हो। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, संस्थागत प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, लाभ कमाना, संसाधनों का उचित उपयोग एवं दक्षता, केवल कर्मचारियों को कार्य देना या केवल नियम बनाना। आपको यहाँ पर बताना है कि संस्थागत प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संसाधनों का उचित उपयोग एवं दक्षता। ये यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संस्थागत प्रबंधन का लक्ष्य है मानव एवं भौतिक संसाधनों का समन्वय करके सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, नवाचार को सबसे पहले अपनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर देखें, लेगार्ड, अर्ली एडोप्टर, नव प्रवर्तक,
बहुसंख्यक अपनाने वाला। आपको यहाँ पर बताना है कि नवाचार को सबसे पहले अपनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, और इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाते ही चलेगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सभी को आप नोट करते ही चलेगा जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उसे नवप्रवर्तक कहते हैं, यानी कि इनोवेटर कहते हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं व्याख्या के साथ में। व्याख्या से और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। नवप्रवर्तक वे लोग होते हैं जो यहाँ पर नई तकनीक या विचारों को सबसे पहले अपनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अर्ली एडोप्टर्स आएंगे, अर्ली मेजोरिटी आएंगे, लेट मेजोरिटी, और अंत में यहाँ पर लेगार्ड्स आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्रम में दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि अंत में कौन सा आएगा या यहाँ पर शुरुआत में कौन सा आएगा। तो यहाँ पर अंत में कौन आएंगे, लेगार्ड्स आते हैं, और सबसे पहले कौन आएंगे यहाँ पर, ये भी आप देखते हुए चलेगा। तो नवप्रवर्तक वे लोग होते हैं जो नई तकनीक और विचारों को सबसे पहले अपनाते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर क्रम में आप देखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पूर्व संचालन अवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, अमूर्त चिंतन, अहम केंद्रिता, तार्किक तर्क, काल्पनिक निष्कर्षण। आपको यहाँ पर बताना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पूर्व संचालन अवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। इंपॉर्टेंट आप लगाते हैं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से भी पूछा जा चुका है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि अहम केंद्रिता। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पूर्व संचालन अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चे अहम केंद्रिता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वे संसार को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। तो यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्यों में नींद जागरण चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, इंसुलिन, मेलाटोनिन, कोर्टिसोल या थायरोक्सिन। आपको यहाँ पर बताना है कि मनुष्यों में नींद जागरण चक्र में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मेलाटोनिन। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। मनुष्य की जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, को नियंत्रित करता है। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। कपास, लिनेन, ऊन या रेयन। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर प्राकृतिक प्रोटीन रेशा आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऊन हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ये यहाँ पर प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऊन भेड़ों के बालों से प्राप्त होता है और यह केराटिन प्रोटीन से बना होता है। ये भी आप नोट करते चले, केराटिन प्रोटीन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। हेनरी फेयल द्वारा प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत दिया गया था जो कार्य का विभाजन पर बल देता है। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना और बताना है कि हेनरी फेयल द्वारा प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत दिया गया था जो कार्य का विभाजन पर बल देता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आदेश की एकता, कार्य का विभाजन, समानता या अनुशासन। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कार्य का विभाजन। यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फ्योल ने कहा कि कार्य का विभाजन करने से कुशलता और उत्पादकता बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा, कार्य का विभाजन। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार में प्रयुक्त जनसंचार की विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देगा, समूह चर्चा, खेल एवं घर भ्रमण, रेडियो प्रसारण या प्रदर्शन। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार में प्रयुक्त जनसंचार की विधि है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेडियो प्रसारण। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा में रेडियो, टीवी, समाचार पत्र जैसे जनसंचार माध्यमों से बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुँचाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1986, 1995, 2002 या 2019। और ये अलग अलग तरीके से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर कर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो आपको बताने कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था। ये तो अब आपकी याद ही हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी कर दिया है। तो ये यहाँ ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 32, शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से कौन सा विकास होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या भावनात्मक विकास। आपको बताना है कि शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से कौन सा विकास होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, इसका समय भी पूछा जाता है कि ये कितने वर्ष तक की होती है। तो 0 से 2 वर्ष की शैशवावस्था होती है। में बच्चे का शारीरिक विकास सबसे तेजी से होता है। इस अवस्था में वजन लगभग 3 गुना और लंबाई लगभग 1.5 गुना बढ़ जाती है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। यहाँ से वजन भी आपसे कब कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितना गुना बढ़ जाता है, तो 3 गुना बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाते अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 33, रेशम किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर दे कपास, शहतूत के कीड़े, ऊन या सन। आपको बताना है कि रेशम का कीड़ा यानी कि रेशम किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। सिल्क वॉर्म यानी कि शहतूत के कीड़े से रेशम प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन तंतु है जो शहतूत के कीड़ों द्वारा कोकून से बनाया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि रेशम का कीड़ा किस के पेड़ पर पाला जाता है। तो यहाँ पर शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये भी आप नोट करते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 34, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे योजना बनाना, नियंत्रण, नेतृत्व या संगठन। अगर आपने पिछले क्वेश्चनों को ध्यान से देखा हो तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों में भी पूछा गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर तो आपको यहाँ पर बताने कि प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा योजना बनाना, इसका मुख्य कार्य है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रबंधन की प्रक्रिया योजना बनाने से शुरू होती है, इसके बाद संगठन, नेतृत्व और नियंत्रण आते हैं। तो यहाँ पर ये भी सीक्वेंस में लगाने के लिए, आपको क्रम में लगाने के लिए आएगा कि आगे पीछे आपको दे देगा कि इसके बाद कौन सा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर योजना बनाने से शुरू होता है और यहाँ पर उसके बाद में संगठन, नेतृत्व और नियंत्रण आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 35, संपर्क के 5 चरण किसने दिए हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पियाजे, रोजर्स, स्किनर या फ्रॉइड। इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि संपर्क के 5 चरण किसने दिए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर रोजर्स के द्वारा संपर्क के 5 चरण दिए गए हैं। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एवरेट रोजर्स ने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में अपनाने की 5 अवस्थाएं बताई है, जिसमें जागरूकता, अवेयरनेस, रुचि, इंटरेस्ट, मूल्यांकन, इवोल्यूशन, परीक्षण, ट्रायल और अंगीकरण यानी कि एडॉप्शन। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा और इसकी व्याख्या को भी यहाँ से आपके उम्मीद करती हूँ आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रोजर्स। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, ISI मार्क किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दें गुणवत्ता प्रमाणन, मूल्य निर्धारण, व्यापार लाइसेंस या आयकर। आपको यहाँ पर बताना है कि ISI मार्क किससे संबंधित है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, गुणवत्ता प्रमाणन से संबंधित है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ISI मार्क भारतीय मानक ब्यूरो, इसकी यहाँ पे इसे भी याद करते हुए चलेगा, BIS द्वारा प्रदान किया जाता है और यह किसी उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रतीक है। ये भी आप नोट करते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 37, वस्त्रों की देखरेख में सबसे पहला और मुख्य कार्य क्या माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए धुलाई, इस्त्री करना, भंडारण, दाग धब्बे निकालना। आपको बताना है कि वस्त्रों की देखरेख में सबसे पहला मुख्य कार्य क्या माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सबसे पहला जो मुख्य कार्य माना जाता है वह है यहाँ पर धुलाई। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वस्त्रों की देखरेख का पहला कदम उन्हें साफ रखना है। धुलाई से धूल
धूल, पसीना और जीवाणु निकल जाते हैं, जिससे वस्त्र लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 38, कपास रेशा किस प्रकार का रेशा है? ऑप्शन यहाँ पर दे प्राकृतिक सेलुलोज रेशा, प्रोटीन रेशा, कृत्रिम रेशा या खनिज रेशा। आपको यहाँ पर बताना है कि कपास रेशा किस प्रकार का रेशा है। जल्दी से आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, प्राकृतिक सेलुलोजिक रेशा। ये यहाँ पर कपास रेशा है, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपास एक प्राकृतिक रेशा है जो सेलुलोज से बना होता है। यह नमी को सोखने में सक्षम होता है और गर्मी में पहनने के लिए उपयुक्त है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ड्राई क्लीनिंग में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे जल, पेट्रोलियम सॉल्वेंट, डिटर्जेंट या साबुन। आपको यहाँ पर बताना है कि ड्राई क्लीनिंग में यहाँ पर मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। पेट्रोलियम सॉल्वेंट का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ड्राई क्लीनिंग में पानी का प्रयोग नहीं होता है। इसमें वस्त्रों की सफाई में पेट्रोलियम आधारित सॉल्वेंट से की जाती है जो नाजुक कपड़ों के लिए उपयुक्त है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40, किशोरावस्था एडोलसेंस किस आयु समूह में मानी जाती है? इनके किस आयु समूह में मानी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 से 25 वर्ष। आपको बताना है कि किशोरावस्था किस आयु समूह में मानी जाती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था मानी जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं और किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। ये इनके द्वारा परिभाषा भी कई बार यहाँ पर एग्जाम में इनके द्वारा बताई हुई परिभाषा स्टैनले हॉल की कई बार पूछी गई है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, प्ले वे मेथड शिक्षा पद्धति किस विकास क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है? ऑप्शन यहाँ पर है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या नैतिक विकास। आपको यहाँ पर बताने कि प्ले वे मेथड शिक्षा पद्धति किस विकास क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। खेल आधारित पद्धति बच्चों में रचनात्मक समस्या समाधान और सोचने समझने की क्षमता विकसित करती है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा, संज्ञानात्मक विकास। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु समूह में आता है? ऑप्शन यहाँ पर देख 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। आपको यहाँ पर पियाजे की मैंने आपको बताया कि पियाजे की चारों ही अवस्था को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की किस आयु समूह में आता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है। सी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे ठोस वस्तुओं से संबंधित तार्किक सोच विकसित करते हैं। वे वर्गीकरण, संरक्षण और क्रमबद्धता को समझते हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 7 से 11 वर्ष। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सिगमंड फ्रॉइड, अब्राहम मैस्लो, एरिक एरिक्सन, बी.एफ. स्किनर। आपको बताना है कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और इस क्वेश्चन को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मैस्लो ने मानव की आवश्यकता को 5 स्तरों में बांटा है, शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक, आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो इनके द्वारा 5 स्तरों में बांटा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा क्योंकि इनके स्तर भी पूछे जाते हैं कि कितने स्तरों में इनके द्वारा बांटा गया था। तो ये यहाँ पर नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44,
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, प्रचालन अनुबोधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया पियाजे, बी.एफ. स्किनर, ब्रूनर या वाइगोत्स्की। आपको जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर देना है। जल्दी से आप बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, बी.एफ. स्किनर के द्वारा प्रचालन अनुबोधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्किनर ने कहा कि व्यवहार को प्रबलन और दंड के माध्यम से सीखा और बदला जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं, चाहे प्रबलन यानी कि रेनफोर्समेंट और यहाँ पर दंड यानी कि पनिशमेंट के माध्यम से सीखा और बदला जा सकता है, ये इनके द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी की अवधारणा किससे संबंधित है? एरिक्सन, वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। वैसे तो आज की क्लास के हमारे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे यहाँ पर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपको यहाँ पर बताना है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से हुआ वाइगोत्स्की से संबंधित है। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा अकेले नहीं सीख सकता, लेकिन मार्गदर्शन और सहयोग से सीख सकता है। तो किसके द्वारा दिया गया था? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोयौनिक विकास सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर है फ्रॉयड, एरिक्सन, पियाजे या मैस्लो। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मनोयौनिक सिद्धांत दिया गया था फ्रॉयड के द्वारा। यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फ्रॉयड ने मानव विकास को 5 चरणों में बांटा है, मौखिक, गुदा, जननांग, गुप्तावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इनके द्वारा भी 5 चरणों में बांटा गया है मानव विकास को, तो ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो सिगमंड फ्रॉयड हमारा आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोटीन की न्यूनतम आवश्यकता एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितनी होती है? ऑप्शन यहाँ पर दे 30 ग्राम प्रतिदिन, 40 ग्राम प्रतिदिन, 50 ग्राम प्रतिदिन या 60 ग्राम प्रतिदिन। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन की न्यूनतम आवश्यकता एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितनी होती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 50 ग्राम प्रतिदिन। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारतीय आहार मानक ICMR के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार प्रोटीन चाहिए। सामान्यतः एक औसतन 50 ग्राम प्रतिदिन होता है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर दे स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या बेरी। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। अगर हम स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। वहीं बेरी विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी के कारण यहाँ पर हो जाता है थायमीन। ये भी आप नोट करते हैं चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। इसकी कमी से बच्चों में हड्डियां नरम और टेढ़ी हो जाती है, जिसे रिकेट्स कहते हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? ऑप्शन यहाँ पर देगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। आपको बताना है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, कार्बोहाइड्रेट। ये यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 50, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर एनीमिया, ग्वाइटर, ऑस्टियोपोरोसिस या पेलाग्रा। आपको यहाँ पर बताना है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर
दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक है। इसकी कमी से रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है, जिससे एनीमिया रोग होता है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 51, शरीर में वसा यानी कि फैट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, हड्डियों को मजबूत करना, ऊर्जा प्रदान करना एवं शरीर को गर्म रखना, पाचन क्रिया में सहायता करना या हार्मोन बनाना। आपको बताना है कि वसा, शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऊर्जा प्रदान करना एवं शरीर को गर्म रखना। ये यहाँ पर वसा का मुख्य कार्य है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वसा शरीर को ऊर्जा का घना स्रोत प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही यह शरीर को ठंड से बचाने हेतु ऊष्मा इंसुलेशन भी देती है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, बैलेंस डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर बताते चलना है कि बैलेंस डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। शरीर को केवल ऊर्जा प्रदान करना, केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध कराना या शरीर में वसा का संचय करना। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में उपलब्ध कराना। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संतुलित आहार का मतलब है कि उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं पानी सही अनुपात में मौजूद हो ताकि शरीर का समुचित विकास हो सके। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, क्वार्सियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन यहाँ पर है विटामिन ए, आयोडीन, प्रोटीन या आयरन। आपको यहाँ पर बताना है कि क्वार्सियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही हो। आपको बताना है कि क्वार्सियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वार्सियोरकर नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। प्रोटीन अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर इसकी रचना 20 अमीनो एसिड्स के संयोग से होती है। ये अमीनो एसिड शरीर को उचित एवं आवश्यक पोषक भी देते हैं और प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायक होता है और इसकी कमी के कारण क्वार्सियोरकर और मेरास्मस नामक रोग हो जाता। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा नामक रोग हो जाता। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन यहाँ पर पहले हम व्याख्या देखेंगे। क्वार्सियोरकर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जिसमें सूजन, भूरे लाल बाल, सुस्ती और विकास रुक जाना देखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, प्रोटीन। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 54, कपड़े धोने में ब्लूइंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देख, दाग हटाने के लिए, कपड़ों को मुलायम बनाने के लिए, पीलेपन को कम करने और सफेदी बढ़ाने के लिए या कपड़ों को सिकुड़ने से रोकने के लिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कपड़े धोने में ब्लूइंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, पीलेपन को कम करने और सफेदी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ब्लूइंग का उपयोग सफेद कपड़ों को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। यह पीलेपन को कम कर नीलेपन की हल्की छाया डालता है जिससे कपड़े ज़्यादा सफ़ेद दिखते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 55, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, बच्चों को केवल प्राथमिक शिक्षा देना, बच्चों और माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना, यहाँ पर किसानों को आर्थिक सहायता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि ICDS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बच्चों और माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना। ये ICDS का मुख्य उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICDS का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक यहाँ पर शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 56,
कौन सा फाइबर रेशा यानी कि सेलुलोज से बना होता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे ऊन, रेशम, कपास या नायलॉन। आपको बताना है कि कौन सा फाइबर सेलुलोज से बना होता है। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कपास सेलुलोज से बना है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपास एक प्राकृतिक सेलुलोजिक रेशा है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पौधों के बीजों से प्राप्त होता है और मुख्य रूप से वस्त्र निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ये भी आप नोट करते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 57। शरीर में रक्त का थक्का जमने यानी कि जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन यहाँ पर देगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा विटामिन के। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो थियोक्विनोल इसका रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो सभी पॉइंटों का आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो टमाटर, हरी सब्जियां आदि इसके मुख्य स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है और रोतोंधी नामक रोग इसकी कमी यानी कि आंखों संबंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। वहीं अगर हम डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, सूखा रोग इसकी कमी के कारण हो जाता है। वहीं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और स्कर्वी नामक रोग इसकी कमी के कारण हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है जो रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में आवश्यक है। इसकी कमी से रक्त स्राव हो सकता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अगर हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 59। मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी में सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे 4, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी में सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही फिजियोलॉजिकल यहाँ पर नीड्स, ये पहली आवश्यकता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, पानी, नींद आदि पूरी की जाती है। इनके बाद सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता आती है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 60। भारत में एप्लिक वर्ग किस राज्य की पारंपरिक कला है? ऑप्शन में आपको दिया है गुजरात, ओडिशा, राजस्थान या पंजाब। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार रिपीट करा दिया है, तो अब तो इसका आंसर आपको यहाँ पर याद हो गया ही होगा। आपको इसका आंसर जल्दी से देना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर एप्लिक वर्ग की बात करें तो ओडिशा राज्य का पारंपरिक कला है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एप्लिक वर्ग ओडिशा की प्रसिद्ध हस्तकला है जिसमें रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़ों को आधार कपड़े पर सिलकर डिजाइन बनाई जाती है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो यहाँ पर ओडिशा हमारा आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 61। शरीर में हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पर दे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या सोडियम। आपको क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगाते चलना है। आपको बताना है कि शरीर में हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज सबसे अधिक आवश्यक है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा कैल्शियम। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कैल्शियम हड्डियों और दांतों का प्रमुख घटक है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। आयरन रक्त निर्माण, आयोडीन थायराइड ग्रंथि और सोडियम द्रव संतुलन के लिए आवश्यक है। तो ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा कि कौन किसके लिए यहाँ पर कारगर है। यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करें तो रक्त निर्माण, आयोडीन थायराइड ग्रंथि और सोडियम यहाँ पर द्रव संतुलन के लिए आवश्यक है। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 65।
मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी तंत्र या लाइसोसोम। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 63। मानव दूध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। आपको बताना है कि मानव दूध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मुख्य रूप से लैक्टोज होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ। लैक्टोज शिशु के मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के विकास में सहायक होता है, ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा, लैक्टोज। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 64। मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी में सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर दे, सामाजिक आवश्यकता, सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता या आत्म साक्षात्कार। आपको यहाँ पर जल्दी से आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शारीरिक आवश्यकता सबसे प्रथम श्रेणी की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मैस्लो के अनुसार पहले शारीरिक आवश्यकताएं भोजन, पानी, नींद पूरी की जाती है, फिर सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और अंत में आत्म साक्षात्कार की जरूरतें आती है। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, शारीरिक आवश्यकता। आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आरडीए किस आधार पर निर्धारित की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दे, केवल आयु, केवल लिंग, आयु, लिंग, कार्य और स्वास्थ्य या केवल स्वास्थ्य स्थिति। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा क्लास को और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा हो। जैसे जैसे आप क्लास को शेयर करते हैं ऐसे ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाता है। तो आप हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाई कीजिए। हम आपसे शेयर करने के लिए बहुत कम ही कहते हैं, लेकिन जब आप क्लास को शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।